नमस्कार साथियों, मैं संजय शास्त्री आप सभी लोगों का चाणक्य गुरु के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। मित्रों, विगत कक्षा में हम लोगों ने भाषा विकास के बारे में अध्ययन किया है और आज जो हमारी क्लास होने जा रही है वो है बाल विकास में बालक का नैतिक विकास, मॉरल डेवलपमेंट। क्या होता है नैतिक विकास, कैसे होता है ये विकास, किस किस स्तर पे होता है ये नैतिक विकास, इसकी चर्चा आज हम इस क्लास में करते हैं। तो मित्रों देखिएगा, नैतिक विकास की बात हम लोग कर रहे हैं। नैतिक विकास यह मोरल शब्द से बना है। मोरल अंग्रेजी का शब्द है, अंग्रेजी के शब्द है मोरल और ये बना है मोरिज से। यह शब्द लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है रिवाज या लोक विधियां। क्या अर्थ है? रिवाज या लोक विधियां। मोरल अपने आप में बालक में सीधा मानसिकता से संबंधित है। ये कोई अमूर्त वस्तु है जिसका संबंध मानसिकता से होता है। बालक का सही और गलत करने का तरीका, नैतिक और नैतिक में पहचान, गलत और सही में पकड़ना, पहचान करना, यही नैतिक विकास है। मित्रों, नैतिक विकास होता कहां से है? शेषोवस्था में हम बात करें, बालक का नैतिक विकास शून्य होता है? नहीं होता। बाल्यावस्था में उसका नैतिक विकास प्रारंभ होता है और किशोर अवस्था में चरम सीमा पे होता है। बाल्यावस्था में बालक का व्यवहार लालच, टॉफी, दंड के आधार पर करता है। तो बाल्यावस्था में, शेषोवस्था में टॉफी दंड के आधार पर करता है। तो बाल्यावस्था में बालक इंद्राभाव हो जाता है, वो सामाजिक स्थितियों के अनुसार करता है। जब ये किशोर अवस्था में बालक का नैतिक विकास पूरा हो जाता है तो अपने अंतःकरण की आवाज के कारण वो अपना नैतिक विकास प्रारंभ करता है। चलिएगा, जे.एस. रोज कहता है असंगठित आत्मा ही वास्तविक चरित्र है। असंगठित आत्मा ही वास्तविक चरित्र है, यह कथन है रोज का। रोज कहता है कि व्यक्ति का जो संगठित आत्मा जो है वो ही उसका वास्तविक चरित्र है, जबकि सैमुअल स्माइल कहता है चरित्र आदतों का एक पुंज है। चरित्र आदतों का एक पुंज है। व्यक्ति का जो आप देख रहे हैं व्यवहार, ये किसका पुंज है? आदतों का पुंज। और ये कथन है सैमुअल स्माइल का। जबकि अन्य मनोवैज्ञानिक ने कहा चरित्र स्थायी भावों की एक व्यवस्था है। चरित्र स्थायी भावों की एक व्यवस्था है। यह बात अन्य है। स्थायी पुंज को ध्यान में रखिएगा और ध्यान में रखिएगा वास्तविक चरित्र को, क्योंकि हम इसलिए जैसे हम नैतिकता करेंगे, जैसा हम व्यवहार करेंगे, वही व्यवहार हमारा वास्तविक चरित्र कहलाएगा लोगों की नजरों में। इसलिए रोस भी ये बात सही कह रहा है। आगे चलिए आप, शेषोवस्था में बालक का जो नैतिक विकास किस प्रकार से होता है। इस अवस्था में बालक का नैतिक विकास जन्मजात वातावरण के कारकों का एकीकरण एक परिणाम है। किसका परिणाम है? जन्मजात वातावरण के कारकों का एक परिणाम है। नैतिकता का यह अभाव होता है और माता पिता के नैतिकता का पालन करता है। जैसे उसके माता पिता बालक को कहते हैं, जैसे माता पिता उसको कहते हैं, माता पिता ने कहा बालक ने जैसा माता पिता ने कहा बालक ने वैसा ही किया। बालक ने क्या किया? वैसा ही किया। तो ये क्या है? बालक अभी तक किस अवस्था में है? अपरिपक्व अवस्था। यह अपरिपक्व, आप समझिएगा, यह अपरिपक्व उसकी मानसिकता के आधार पर भी है। यह अपरिपक्वता उसके शारीरिकता को लेकर भी है। यह परिपक्व उसका नैतिकता के आधार पर भी है। कहने का मतलब बालक इस अवस्था में क्या है? बालक अपरिपक्व है। इसीलिए बालक का जो नैतिकता का यहां पर अभाव पाया जाता है, नैतिकता का अभाव पाया जा रहा है, क्योंकि बालक यहां पर
अपरिपक्व अवस्था में है, चाहे वो अपरिपक्वता किसी भी आधार पर। इसलिए कहते हैं यहां पर जो बालक कार्य कर रहा है वो जन्मजात वातावरण के कारकों का एकीकरण एक रूप है, उनके आधार पर बालक कार्य कर रहा है। माता पिता के कहने पर, किसी चॉकलेट या टॉफी की लालच में, पुरस्कार या दंड से या भय से यहां पर बालक कार्य कर रहा है। अब देखते हैं बाल्यावस्था में। बाल्यावस्था में मित्रों सर्वाधिक नैतिक विकास होता है। क्या होता है? सर्वाधिक नैतिक विकास कब होता है? बाल्यावस्था में बालक का सर्वाधिक नैतिक विकास। मैं यूं कहूं, नैतिक विकास का प्रारंभ, नैतिक विकास का प्रारंभ बालक कब होता है? प्रारंभ होने लगता है और ये नैतिक विकास सर्वाधिक इस अवस्था में आते आते हो जाता है। सर्वाधिक नैतिक मूल्यों का उल्लंघन भी करता है। नैतिक मूल्यों का उल्लंघन जैसा है झूठ बोलना, चोरी करना, पलायन करना। यहां पर बालक क्या कर रहा है? नैतिक मूल्यों का बालक यहां पर उल्लंघन भी करता है। वो झूठ के सहारे बहाने बनाने लगता है, चोरी करना सीख जाता है या क्लास में पलायन कर जाता है। जबकि यहां पर बालक, इस अवस्था में बालक नैतिक मूल्यों या जो गलत कार्य हैं उनकी आलोचना भी मुखर गति से करता है। चोरी की आलोचना करेगा बालक, यहां पर पलायन की आलोचना करेगा, झूठ बोलने की आलोचना करेगा। लेकिन कभी कभी बालक सर्वाधिक इन बातों में स्वयं भी उल्लंघन कर बैठता है। स्ट्रिंग कहता है न्याय, विवेक, ईमानदारी के गुणों का विकास होता है। झूठ झूठ बोलना, चोरी करना आदि की आलोचना भी बालक प्रारंभ कर देता है। तो केवल आपको इतना ही याद रखना है, स्ट्रिंग के अनुसार कौन कौन सी आदतें पाई जाती हैं बाल्यावस्था में। तो न्याय, विवेक और ईमानदारी के गुण बालक में आते हैं। जबकि बालक का सर्वाधिक नैतिक विकास कब होता है? बाल्यावस्था में, जो प्रारंभ भी हो जाता है। आगे देखिएगा किशोर अवस्था में, तो ये वो अवस्था है जिस अवस्था में बालक का नैतिक विकास चरम सीमा पे होता है। नैतिक विकास, नैतिक विकास कब होता है? चरम सीमा पर, अर्थात सर्वोच्च। बालक आदर्श व्यक्ति का चुनाव कर लेता है। जब वीर पूजा आदर्श की स्थिति बालक कर लेता है, मुझे किसको आदर्श चुनना है, मुझे किसका अनुसरण करना है, यह बात बालक के मन में आने लगती है। और इसी समय बालक एक व्यक्ति को अपना आदर्श चुन लेता है और उसके खुद के मन में भी आदर्श बनने के सपने, या खुद कि मैं स्वयं आदर्श बनूं, यह बात भी बालक के दिल दिमाग में आने लगती है। अंतःकरण के आधार पर नैतिकता का विकास बालक करने लगता है। अब तक जिस बालक को आप चॉकलेट के सहारे काम करवा रहे थे, अब तक जिस बालक को आप डर से काम करवा रहे थे, अभी तक आप एक परामर्श के तौर पर काम कर कार्यवाही करवा रहे थे, लेकिन अब देखते हैं बालक में यहां पर धीरे धीरे परिवर्तन होना प्रारंभ हो गया। सही क्या है और गलत क्या है, इस बात की पहचान वो अपने अंतःकरण से करने लगता है। सही और गलत की पहचान अंतःकरण से करता है। अपने विवेक से, अपने सूझ से, अपनी समझ से बालक समझने लग गया है। इसलिए कहा जाता है कि बालक का सर्वोच्च नैतिक विकास यहां पर होने लगता है। दूसरों के साथ नैतिक मूल्यों की तुलना करता है, वो सही कर रहा था या मैं सही कर रहा हूं। धार्मिक रुचियों का विकास होने लगता है बालक में। देशभक्ति, देशभक्ति, इस अवस्था में बालक अपने द्वारा की हुई गलतियों का स्वयं जिम्मेदार होता है। क्योंकि बालक के मन में
सामाजिक भावना भी सर्वाधिक होती है, तो नैतिक विकास बालक का सर्वाधिक यहां पर होने लगता है। सर्वाधिक नैतिक विकास, सर्वाधिक सामाजिक विकास, सर्वाधिक शारीरिक विकास और सर्वाधिक भाषा विकास जिस अवस्था में होता है उस अवस्था का नाम है किशोरावस्था। अब ये अवस्थाओं के बाद में इसमें देखिएगा सामाजिक विकास, सामाजिक विकास नंबर 2 पे चलिएगा, नैतिक विकास नंबर 3 पे चलिएगा आप, नैतिक विकास हो गया, फिर भाषा विकास, उसके बाद में आप देखते हैं सर्वाधिक शारीरिक विकास इसी अवस्था में होता है। समझ, सूझ, वो सारे के सारे जो ये विकास हैं ये केवल किशोर अवस्था में होते हैं। अब जो सिद्धांत नैतिक विकास को लेकर के बने हैं या इसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं नैतिक विकास को, सबसे पहले बालक की मूल प्रवृत्तियां, मूल प्रवृत्तियां जो सहज क्रियाएं हैं, वे मूल प्रवृत्तियां जो बालक को परेशान करती हैं, क्रोध, भय, प्रेरणा, ईर्ष्या, घृणा, प्रेम की चाह, वात्सल्य, एक होता है संवेग, वही बात शामिल होती है दोनों यहां पर। आदतें, हमारी आदतें कैसी हैं, जैसे जैसे हमारे संवेग हमें इजाजत देते हैं हम बार बार में क्रोधित हो जाते हैं, बड़े छोटों का कोई ध्यान नहीं रखते, उनके सामने हम क्रोधित हो रहे हैं, तो बताइए क्या बालक का नैतिक विकास होगा? नहीं होगा, प्रभावित हो जाएगा। वही यदि बालक प्रेम करेगा, अभिप्रेरणा उसके मन में होगी, तो बालक का सर्वाधिक नैतिक विकास होगा। बालक के संवेग, यदि वो बहुत ज्यादा चिड़चिड़ा है, गुस्सा और नफरत ईर्ष्या करता है, तो भी बालक का नैतिक विकास प्रभावित होता है। उसकी जो आदतें हैं, आदत बालक की ऐसी हैं जैसी आप उसे सिखाएंगे बालक वैसा करेगा, लेकिन आदतों का जब स्थायित्व होने लगता है, आदतें जब स्थिर होने लगती हैं, तो यहां पर फिर हमारा नैतिक विकास प्रभावित होता है। स्थायी भाव, बालक में स्थायी भाव होते हैं देशभक्ति, नैतिकता, आत्मसम्मान, आत्मस्वाभिमान, ये स्थायी भाव भी, जैसे मेरा आत्मसम्मान को ठेस लगी है किसी शिक्षक के कहने से, और यदि वो शिक्षक मेरे सामने आ गया तो मैं उसे नमन करूं कि नहीं करूं, तो यहां पर बालक का आत्मसम्मान भी नैतिक विकास को प्रभावित करता है। परिवार, विद्यालय, समाज का प्रभाव, परिवार का, जैसे हम परिवार में रहेंगे वैसे ही हमें संस्कार मिलेंगे, वैसे हम नैतिकता सीखेंगे। जैसे विद्यालय में रहेंगे, जिस विद्यालय का वातावरण कैसा, उस वातावरण के अनुरूप हम सीखने का प्रयत्न करेंगे। समाज का प्रभाव, जैसा समाज है वैसा ही हम लोग सीखने का प्रयत्न भी करते हैं। और सिनेमा, साथियों, समूह, सिनेमा और साहित्य ये दोनों के दोनों वैसे हैं, यदि हम आदर्श नीति की बातें पढ़ेंगे तो हमारा नैतिक विकास बढ़िया होगा। यदि यही इनमें सिनेमा और साहित्य, यदि हम बोल्ड फिल्म या सिनेमा को पढ़ते हैं, साहित्य को पढ़ते हैं, तो मित्रों हमारा नैतिक विकास प्रभावित होता है। साथी की टोली, जिस टोली में रहते हैं, जिस समूह में रहते हैं, हम खेल खेल में बढ़ते हैं, आगे समझते हैं, सीखते हैं, वहां पर कैसा विकास, उन बच्चों का नैतिक विकास कैसा है, उस नैतिक विकास का प्रभाव हमारे ऊपर भी पड़ने लगता है। एक समूह है, जिस ग्रुप में, चाहे वो विद्यालय का ग्रुप हो, क्लास का ग्रुप हो, परिवार का ग्रुप हो या समाज के बच्चों का ग्रुप हो, उस ग्रुप में भी जैसा नैतिक विकास उन बालकों का है वैसे ही नैतिक विकास का प्रभाव हमारे मन मस्तिष्क पे भी पड़ता है। तो ये थे इसी प्रभावित करने वाले कारक। चलता हूं आगे, नैतिक विकास के सिद्धांत। मित्रों नैतिक विकास का जो सिद्धांत है, अनेक मनोवैज्ञानिकों ने सिद्धांत दिया है, जिसमें से नंबर 1 पे आता है आपका लॉरेंस कोहलबर्ग, और दूसरा सिद्धांत जो था वो था जीन पियाजे का। दो सिद्धांत नैतिक विकास को लेकर बहुत ही सर्वाधिक काम करते हैं। इसमें हम देखते हैं बंडूरा का सिद्धांत भी सामाजिक अधिगम का सिद्धांत है,
निर्मितवादी सिद्धांत हम देखते हैं ब्रूनर का है, लेकिन ज्यादा सक्रिय जो सिद्धांत हम लोगों ने जाने हैं, पढ़े हैं, वे लॉरेंस कोहलबर्ग का और जीन पियाजे का सिद्धांत बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलते हैं पहले लॉरेंस कोहलबर्ग के बारे में क्या कहता है। मित्रों, लॉरेंस कोहलबर्ग का जो विकास, नैतिक विकास का जो सिद्धांत है, नैतिक विकास का सिद्धांत, ये लॉरेंस कोहलबर्ग कहां के थे मित्रों? अमेरिका के थे। कहां के थे? यूएसए। ये 1969 में इन्होंने इसका प्रतिपादन किया था। इस सिद्धांत का प्रतिपादन कब किया था? 1969। इस सिद्धांत को इन्होंने 2 बार संशोधित किया। कितनी बार? 2 बार। पहला संशोधन 1981 में हुआ और दूसरा नैतिक विकास के सिद्धांत का संशोधन हुआ 1984 में इस सिद्धांत का दूसरी बार संशोधन हुआ। 11 कहानियों के माध्यम से इन्होंने नैतिक विकास सिद्धांत प्रतिपादित किया था। जिन 11 जो कहानियां थी, उन कहानियों में से एक कहानी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। वो कहानी थी हाइनीज। प्रसिद्ध कहानी थी उनकी हाइनीज, या हिंज भी उसे कहते हैं। मित्रों, जहां पर हम लोग बात करें लॉरेंस कोहलबर्ग के बारे में, तो कोहलबर्ग नैतिक विकास को लेकर के इन्होंने अनेक कहानियां लिखी, अनेक कहानियां पढ़ी, लेकिन ये सारी की सारी जो कहानियां रही, वे कहानियां नैतिक विकास के ऊपर आधारित रही। किस विकास पर रही? या नैतिकता के ऊपर रही। आप लोग देखते हैं, नानी हमको कहानी सुनाती है घर पे, उन नानी की कहानियों में नैतिकता झलकती है, उन नानी की कहानियों में आदर्श झलकता है, और उससे बालक में नैतिक विकास के गुणों का प्रारंभ होना लगता है। इन्होंने अपने 3 स्तर, अपनी अवस्थाओं की 3 अवस्थाएं बताई हैं। कितनी अवस्था? 3 अवस्था। नंबर 1 पे हम चलते हैं, प्राक रूढ़िवादी अवस्था। प्राक रूढ़िवादी अवस्था। नंबर 2 पे हम चलते हैं, रूढ़िवादी, या इसे कहते हैं परंपरागत। और नंबर 3 पे हम लोगों ने देखा, यह है उत्तर रूढ़िवाद, या इसे पश्च रूढ़िवाद भी कहते हैं। 3 स्टेज थी, इन्होंने 3 बातें बताई हैं, 3 तरह की इन्होंने बातें कही। 5 से 10, 10 से 13 और 13 से, यहां से 13 से ऊपर। कई जगह हमको देखने को मिलेगा 0 से 5, 6 से 8, 0 से 5, 6 से 12, 6 से 12 और 12 से 18। कई जगह हमको देखने को मिलता है, लेकिन बात आती है, इन्होंने 3 स्तर बताए थे अपनी इस विकास में। पहला रूढ़िवादी, जिसे हम प्राक रूढ़िवादी, जिसे पूर्व परंपरागत अवस्था भी कहते हैं। एक रूढ़िवादी से परंपरागत अवस्था कहते हैं। एक उत्तर रूढ़िवादी या उत्तर या पश्च परंपरागत अवस्था। चलिए मित्रों, जानते हैं इस सिद्धांत के बारे में। सिद्धांत क्या कहता है? पहला है प्राक रूढ़िवादी अवस्था, या इसे कहते हैं पूर्व परंपरा अवस्था, जिसको माना गया है 5 से 10 वर्ष, या कई जगह आपको देखने को मिलेगा कि इसे कहा गया है 0 से 6 वर्ष। ज्यादा बेटर यही से माना गया है। इसमें क्या होता है, इस अवस्था में देखते हैं, ये जो अवस्था है, आज्ञा और दंड की अवस्था है, क्योंकि हम लोग इसे पूर्व रूढ़िवादी अवस्था, या इसे मैं कहूं, ये जो अवस्था है, ये बाल्यकाल शैशव प्लस बाल्यकाल की अवस्था इसे मानी गई है, या जानते हैं। आज्ञा व दंड की अवस्था है, ये क्या है? एक तो आज्ञा और दंड की अवस्था, कहने का मतलब बालक आज्ञा से काम करता है, या बालक काम करेगा तो दंड से कार्यवाही कर रहा है, अपना काम कर रहा है। अहम केंद्रावस्था या लालच की अवस्था, यहां पर बालक अहम केंद्र भाव को समझते हैं। अहम केंद्रा जो भाव है, इसमें बालक में निषेधात्मक झलकती है, अर्थात बार बार बालक आपको ना करेगा। जब बार बार बालक आपको ना कर रहा है, तो आप उसको लालच देंगे। क्या देंगे? एक चॉकलेट, एक टॉफी, रुपया,
जिसके माध्यम से बालक आपका काम करने के लिए मजबूर होगा या स्वेच्छा से वो अपना काम कर देगा। इस अवस्था में मानसिक रूप से बालक यहाँ पर परिपक्व नहीं है, जो मैं पहले से इस अवस्था में बता चुका हूं कि प्राक रूढ़िवादी अवस्था में या पूर्व रूढ़िवादी अवस्था में बालक मानसिक रूप से परिपक्व नहीं है। हम मानसिक रूप से नहीं, वो सामाजिक, नैतिक और शारीरिक रूप से भी बालक परिपक्व नहीं है। नैतिकता की वास्तविक समझ भी बालक को नहीं है, बालक को नैतिकता की समझ भी नहीं है। अच्छे बुरे का अंतर, दंड या पुरस्कार, मित्रों ये जो अवस्था है ना, रूढ़िवाद, पूर्व रूढ़िवादी अवस्था, इस अवस्था में बालक आज्ञा से या दंड से काम करता है, पुरस्कार से करता है, प्रशंसा से करता है। प्रशंसा तो समझता नहीं, लेकिन पुरस्कार, उसे केवल दो बातें सामने हैं, पहली बात सही और दूसरी बात गलत। आपने किसी बात के लिए उसे दंड दे दिया तो उसके मन में एक बात बन जाएगी कि मेरा कार्य गलत था, मैं गलत था, इसलिए मुझे दंड मिला। यदि वो सही काम, आपको किसी काम में उन्होंने उसको आपने पुरस्कार दिया है, वो पुरस्कार उसकी मेंटलिटी ऐसी बनेगी कि वो समझेगा कि मैंने सही काम किया है, इस कारण से मुझे पुरस्कार मिला है। क्योंकि बालक में यहाँ पर नैतिकता का विकास जीरो है, नैतिकता नहीं है, परिपक्वता नहीं है, अच्छे बुरे का ज्ञान नहीं है। लेकिन उस बालक के दिमाग में एक बात आती है, यदि मुझे पुरस्कार मिला तो इसका मतलब आई एम राइट, मैं सही हूं, और मुझे दंड मिला है तो आई एम रॉन्ग, मैं गलत हूं। केवल इसी बात का पहचान बालक पूर्व रूढ़िवादी अवस्था में करता है। इसे लालच की अवस्था कहते हैं, इसे चॉकलेट या टॉफी की अवस्था कहते हैं, इसे आज्ञा दंड की अवस्था कहते हैं। अब हम चलते हैं आगे, दूसरी जो उन्होंने बात बताई है, जो कहते हैं रूढ़िवादी या परंपरागत अवस्था, इसमें क्या है ये देखने का प्रयत्न कीजिए। परंपरागत रूढ़िवादी, इस अवस्था को मित्रों जो माना हम लोगों ने, इसकी जो उम्र का हमने आइडिया आप लोगों को बताया, इस आइडिया में मित्रों आती है बात 10 से 18 वर्ष, 10 से 18 वर्ष, या इसे और भी हम देखें 6 से 12 वर्ष भी इसे माना गया है। कुछ मनोवैज्ञानिक 10 से 18 मानते हैं और कोई इसे 10 से 13 वर्ष, 13 वर्ष, और कोई 6 से 12 वर्ष मानते हैं। देखिएगा, ये जो परंपरागत अवस्था है इसका वास्तविकता से लेन देन नहीं है, वास्तविकता से लेन देन है, क्योंकि यहां पर बालक रूढ़िवादी विचारधारा में है। रूढ़िवादी विचारधारा कैसे? बालक जो काम कर रहा है वो प्रशंसा से कर रहा है। कई बालकों के मन में होती है झूठी, कईयों की नहीं, एक सामान्य आदमी की बुराइयां, चाहे वो सही हो, सुनना बुरा लगता है। प्रशंसा चाहे झूठी ही हो, सुनना अच्छा लगता है। तो इसी परंपरागत, इसीलिए इसे रूढ़िवादी अवस्था कहा गया है। बालक जो काम कर रहा है उसके पीछे आपकी प्रशंसा है, आप उसे प्रशंसा करेंगे तो बालक आपका काम करेगा। यदि आप उसकी प्रशंसा नहीं करेंगे तो बालक काम नहीं करेगा। सामाजिक सम्मान की अवस्था और प्रशंसा की अवस्था, मित्रों इस अवस्था को दो भागों में बांटा। मैंने पहले कहा था 3 स्तर और 6 अवस्थाएं, 6 अवस्थाएं, इसकी शायद नहीं लिखी होंगी। हाँ, आज्ञा व दंड की अवस्था या अहम केंद्राभाव की अवस्था 1 और 2, एक एक स्तर की दो अवस्थाएं बताई हैं। उसी प्रकार से कोहलबर्ग ने परंपरागत रूढ़िवादी अवस्था, जो ये स्तर था, इसकी 2 अवस्था बताई, पहली प्रशंसा की अवस्था और दूसरी सामाजिक सम्मान की अवस्था। बालक यहाँ पर प्रशंसा सुनना उसे अच्छा लगता है, लेकिन जैसे ही उसकी उम्र बढ़ेगी बालक समाज में अपनी स्थिति बनाने के लिए प्रयासरत होगा, प्रयास करेगा। उसके ऊपर नैतिक विकास का दबाव रहेगा कि मैं अपने आप को किस प्रकार से स्थापित करूं समाज में। प्रशंसा प्राप्त करने के लिए कार्य करता है बालक। परंपरागत रूढ़िवादी अवस्था में प्रशंसा और निंदा को समझने लगता है। वो बात अभी जहां पर हम बात पुरस्कार और दंड की कर रहे थे, बालक यहां पर आते आते प्रशंसा और निंदा में भेद करना समझने लगता है। मैंने कोई काम किया है और उस काम की मुझे प्रशंसा मिल रही है, इसका मतलब मैं बिल्कुल सही हूं। यदि मेरी निंदा हो रही है, मैं कहीं ना कहीं अधोगति में जा रहा हूं, मैं बुराई की तरफ जा रहा हूं। कानून व्यवस्था को ध्यान में रखकर व्यवहार करता है। कानून, लॉ एंड ऑर्डर, ये क्या है? कानून का मतलब होता है
की बनाई हुई परंपरा, समाज की बनाई हुई नियम, कायदे, कानून, उसके पालन में किस प्रकार से करूं, ये जो करने का तरीका, इसलिए बालक ध्यान में रखता है उनको, फिर व्यवहार करता है। मैं कोई ऊंची आवाज में बोलूं, कोई बड़े तो सुन तो नहीं लेंगे। मैं कोई धूम्रपान या गुटखे वगैरह खाऊं तो कोई दूसरा व्यक्ति मुझे देख तो नहीं लेगा। ये देखना, ये सुनना, ये सोचना क्या है, ये समाज में बनाई हुई उन परंपराओं को ना तोड़ पाऊं, उनका डर है। इसीलिए इस अवस्था को सामाजिक दबाव की अवस्था भी कहते हैं। स्वयं की पहचान स्थापित करने के लिए बालक व्यवहार करता है। छोटे छोटे कोई घटनाक्रम यदि समाज में, विद्यालय में घटते हैं तो बालक उस काम को करने के लिए, बालक उस काम में, उस मूवमेंट में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता है। और हिस्सा लेने का मतलब उसे कोई पेमेंट नहीं मिलने वाला है। हिस्सा लेने का तात्पर्य है वो बालक अपने आप को समाज में स्थापित करना चाहता है। तो लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार परंपरागत या रूढ़िवादी अवस्था के दो टुकड़े किए थे। पहली प्रशंसा की अवस्था, दूसरी सामाजिक सम्मान की अवस्था। इस अवस्था में बालक प्रशंसा पाने के लिए कार्य करता है। इस अवस्था में बालक अपना समाज में स्थापित करने के लिए करता है। बालक इसमें प्रशंसा और निंदा को समझने लगता है, कानूनी व्यवस्था को ध्यान में रखकर के व्यवहार करता है। इन्होंने तीसरा जो स्तर बताया था वो था उत्तर रूढ़िवादी अवस्था। उत्तर रूढ़िवादी अवस्था जिसे कहते हैं हम 12 से 18 या 13 से ऊपर, इसे उत्तर रूढ़िवादी या इसे पश्च परंपरा भी कह सकते हैं। यह अवस्था 13 से ऊपर या 12 से 18 की है, जो कि कोहलबर्ग की अंतिम अवस्था है। इस अवस्था में सामाजिक समझौते की अवस्था और आंतरिक विवेक की अवस्था, दो बातों या दो अवस्थाएं इन्होंने बताई हैं। कौन सी? सामाजिक समझौते की अवस्था और दूसरी है आंतरिक विवेक की अवस्था। मित्रों, इस उम्र में या इस अवस्था में नैतिक विकास बालक का सर्वोच्च होता है, शिखर पे होता है, ज्यादा होता है। इसलिए अब जो बालक काम कर रहा है वो सारा का सारा कार्य कैसे करेगा? आंतरिक विवेक से। जो कार्य, जो व्यवहार कर रहा है वो सामाजिक समझौते के साथ में कर रहा है। मुझे ये कार्य करना अच्छा नहीं लगता, लेकिन सामाजिक दबाव के चलते मुझे काम करना पड़ रहा है, तो ये क्या है? ये सामाजिक समझौता है। स्वयं के द्वारा नैतिक मूल्यों का निर्धारण करने लगता है बालक। उत्तर रूढ़िवादी में अभी तक जिस समाज की परंपराओं को हम पालन कर रहे थे, जिस सामाजिक दबाव को हम झेल रहे थे, उत्तर रूढ़िवादी अवस्था में बालक नैतिकता का, सामाजिक परंपराओं का निर्धारण अपने तरीके से करने लगा है, अपने आधार पर करने लगा है। यही कहता है उत्तर रूढ़िवादी। परंपरागत के ऊपर उठकर नैतिक व्यवहार को बालक दर्शाने लगता है। कहां से? परंपराओं से ऊपर उठकर बालक नैतिक व्यवहार को दर्शाने लगता है। सफलता और असफलता से बालक इस उम्र में सर्वाधिक प्रभावित होता है। बालक के मन में आकांक्षाएं होती हैं, वो आकांक्षा जीवन के को लेकर के होती हैं। वो आकांक्षाएं बालक के मन में अपने भावी जीवन को लेकर के, सर्वोच्च शिखर को लेकर के, और अपनी आकांक्षाएं कुछ प्राप्त करने को होती हैं। लेकिन जब बालक सफल होता है तो भी प्रभावित होता है, असफल होता है तो भी प्रभावित होता है। असफल होने से बालक का डेमोलाइज होता है, बालक हतोत्साहित हो जाता है। हतोत्साहित के कारण बालक का रूढ़िवादी जो विचारधारा है, नैतिक विकास प्रभावित होने लगता है। यदि बालक सफल हो जाता है तो उसमें अहम जागृत हो जाता है और बालक गलत नैतिक व्यवहार करने लगता है। तो इस प्रकार लॉरेंस कोहलबर्ग ने अपने 6 स्तर बताए थे। पहला पूर्व परंपरागत, परंपरागत और उत्तर परंपरागत, या पूर्व रूढ़िवादी, रूढ़िवादी और उत्तर रूढ़िवादी, जिन्हें 6 भागों में बांटा था। एक एक स्तर को दो दो अवस्था में उन्होंने बांटा। ये था लॉरेंस कोहलबर्ग का सिद्धांत। अगला जो सिद्धांत है उसकी चर्चा में तो देखिएगा, ये जीन पियाजे का सिद्धांत है। जीन पियाजे के सिद्धांत के बारे में जीन पियाजे क्या कहता है? इन्होंने भी ये भी एक नैतिक विकास का सिद्धांत लेकर के आए थे। किस सिद्धांत? नैतिक विकास का सिद्धांत।
नैतिक विकास का सिद्धांत। इस सिद्धांत में जीन पियाजे क्या कहता है? 1928 से 1932 में इन्होंने सिद्धांत दिया था। जो बुक थी, उस बुक का नाम था द मोरल जजमेंट ऑफ द चाइल्ड। द मोरल जजमेंट, नैतिक बालक के नैतिकता का निर्धारण या बालक के नैतिक निर्धारणों का विकास किस प्रकार से हो, इस पुस्तक के माध्यम से नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया था? जीन पियाजे ने दिया था। जीन पियाजे आप सभी जानते हैं, पूर्व की क्लास में जान चुके हैं, स्विट्जरलैंड का एक जीव वैज्ञानिक था। कौन था? जूलॉजी से संबंधित ये वैज्ञानिक था, लेकिन इनको प्रसिद्धि मिली विकासात्मक मनोविज्ञान के कारण। इन्होंने अपने 3 संतानों के ऊपर संज्ञानात्मक बातें की, उनका मानसिक विकास का अध्ययन किया और इन्होंने बाद में एक पुस्तक लिखी, जिस पुस्तक के माध्यम से इन्होंने अनेक बातें बताई। लेकिन नैतिक विकास के बारे में इन्होंने जो बुक लिखी थी, वो बुक थी द मोरल जजमेंट ऑफ द चाइल्ड। इस बुक के माध्यम से इन्होंने सिद्धांत दिया था, नैतिक विकास का सिद्धांत। इन्होंने 4 अवस्था बताई थी। इन्होंने कुल जो अवस्था बताई, उन्होंने नैतिक विकास की 4 अवस्था बताई थी। चारों अवस्थाओं में बालक किस प्रकार से कार्य करता है, ये समझने का हम लोग प्रयत्न करते हैं। पहली अवस्था थी एनोमी अवस्था। एनोमी, जिसे जो 0 से 5 वर्ष की थी। इस अवस्था में बालक सही या गलत का निर्णय भौतिक परिणामों के आधार पर करता है। किसके आधार पर? भौतिक परिणामों के आधार पर। भौतिक परिणाम उसके सामने कई चीजें ऐसी होती हैं, उसके खिलौने हो सकते हैं, उसके पहनने के कपड़े हो सकते हैं, टॉफी चॉकलेट हो सकती हैं, भौतिक वातावरण के साथ साथ उसके खाने पीने की चीजें हो सकती हैं, उसके आंतरिक संवेग हो सकते हैं, रुदन करना, कई बातें हैं। उनके आधार पर बालक सही और गलत का निर्णय करता है। यहां पर यदि किसी ने बालक को चॉकलेट दी तो बालक के मन में आएगा कि यह आदमी सही है। आपने चॉकलेट नहीं दी, उसको गुस्सा दिखाया, तो इसका मतलब बालक के मन में एक फिल्म बैठ जाएगी कि यह आदमी गलत है। नैतिकता का पूर्ण भाव पाया जाता है। जीन पियाजे की इस अवस्था में कहा गया है कि इस अवस्था में बालक में नैतिकता का पूर्ण अभाव होता है। नैतिकता नाम की कोई चीज नहीं होती है। बालक केवल और केवल भौतिक परिणामों के आधार पर सही और गलत का निर्णय करता है। ये थी जीन पियाजे की एनोमी एज। दूसरी थी आपकी अथॉरिटी, द हेटेरोनोमी अथॉरिटी, यानी प्राधीन प्राधिकारी अवस्था, 6 से 8 वर्ष। इस बच्चों का इस अवस्था में जो व्यवहार होता है, भौतिक व बाहरी तत्वों के कारण प्रभावित होता है या बाहरी कारकों के कारण प्रभावित होता है, जिसमें पुरस्कार और दंड है। ये जो बाहरी सत्ता है, ये सत्ता, उसके लिए पुरस्कार हो सकते हैं, उसके लिए दंड हो सकते हैं, उसके लिए प्रशंसा हो सकती है। ये जो स्थितियां बन रही हैं, इसके बालक नियंत्रित किया जाता है। वो बालक को सबसे ज्यादा यदि नियंत्रित करना है तो उसको भौतिक बाहरी सत्ताओं का डर दिखाइए। बालक पुरस्कार से अपना व्यवहार नियंत्रित करेगा, पुरस्कार पाने के लिए। बालक दंड मिलेगा, इसलिए बालक अनैतिक व्यवहार नहीं करेगा। बालक की प्रशंसा करेंगे तो बालक नियंत्रित होगा, यदि निंदा करेंगे तो भी बालक नियंत्रित हो जाएगा। कहने का मतलब इस अवस्था में बच्चे का व्यवहार भौतिक और बाहरी सत्ता के कारकों के द्वारा निर्धारित होता है, नियंत्रित होता है, या बहुत ज्यादा नैतिक दबाव की अवस्था है। घर पे कोई नया मेहमान आता है और नया मेहमान जब घर पे आया, बच्चे ने किसी को प्रणाम नहीं किया तो मम्मी और पापा दोनों धमकाते हैं, क्या तूने इनको प्रणाम नहीं किया? बेचारे को मजबूरन उन्हें प्रणाम करना पड़ता है। तो बालक में क्या है? ये नैतिक दबाव की अवस्था है, जो न चाह रहा है वो भी करना पड़ता है। ये नैतिकता सीखने की प्रारंभ यहां से शुरू हो जाती है। तीसरी इन्होंने अवस्था बताई है पराधीन अयोग्यता की अवस्था, जिसे कहते हैं हेटेरोनोमी या पारंपरिक आदान प्रदान की अवस्था। पारंपरिक आदान प्रदान की अवस्था जो कि 8 से 13 वर्ष के लिए है। ये गलत लिखा हुआ है, 8 से 13 वर्ष। 8 से 13 वर्ष है। यह नैतिक समानता की अवस्था है। बालक में यहां पर नैतिकता
विकसित होने का मध्यम स्थान है, बीच की आयु आ जाती है। बालक का नैतिक विकास प्रारंभ होने में बहुत कुछ इसमें समझने लग जाता है। सहयोग की नैतिकता का विकास, इसमें प्रतिस्पर्धा, स्पर्धा और दूसरों का सहयोग, गिरे हुए व्यक्ति को उठाना, इस उम्र में बालक के मन में आता है। समूह की भावना, सहयोग की भावना का जन्म इसी अवस्था में होने लगता है। हमें दूसरों के लिए व्यवहार नहीं करना चाहिए। बालक के मन में इस वक्त ये विचार आएगा कि हमें दूसरों के लिए ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए जिस कारण से हमें ही हानि हो। ये थी 8 से 13 वर्ष की पराधीनता अयोग्यता। 8 से 13 वर्ष की जीन पियाजे का तीसरी अवस्था। चौथी अवस्था में मित्रों हम चलते हैं, जो कि स्वायत्ता चरण है, जिसे स्वायत्ता अवस्था कहते हैं, एटोनॉमी, जो 13 से 18 वर्ष में है। यह सर्वोच्च समय है, यह बहुत ही आदर्श का समय है बच्चे में नैतिकता का। सर्वोच्च समय या सर्वोच्च अवस्था भी हम इसे मान सकते हैं। बच्चे अपने व्यवहार के लिए स्वयं जिम्मेदार होते हैं, नैतिक मूल्यों का विकास चरम पे होता है। तो मित्रों, ये थी जीन पियाजे की अवस्थाएं और ये था नैतिक विकास का जीन पियाजे का सिद्धांत। अगली क्लास में मैं आप लोगों से भाषा विकास के चोम्स्की के सिद्धांत के बारे में तथा बाल विकास को लेकर कुछ शब्दावली जो हैं उनके बारे में चर्चा करूंगा। नमस्कार, धन्यवाद।